हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इसके संबंध में जब हम आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो कई सारे बिंदु हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि क्या होते हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि डिक्लेयर किया जाता है, और इनकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं और इनके महत्व क्या होते हैं, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आर्द्र भूमि है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र भूमि की। तो आर्द्र भूमि वह भूमि होता है, आर्द्र का मतलब नमी, वह भूमि होता है जहाँ पे नमी की मात्रा बनी रहे। कब तक नमी की मात्रा बनी रहे? तो रामसर सम्मेलन के तहत ये जो टाइम पीरियड है ये रखा गया है कि कम से कम 8 महीने, यानी वर्ष के 8 महीने तक वहां पे नमी की मात्रा बनी रहे। अब आप सोचो जरा कि ऐसा कहाँ हो सकता है। रिवर बैंक पे हो सकता है, लेक्स के सराउंडेड हो सकता है, कोई लेक्स हो सकती है, कोई डेल्टा सेक्टर हो सकता है, या एस्चुरीज हो सकती है, या समुद्र का तटीय इलाका हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब मैदानी क्षेत्र जो मानसून पे डिपेंड है, वहां पे 8 महीने तक बारिश का होना, क्योंकि 3 से 4 महीने तक मैक्सिमम बारिश हो जाती है, तो ये कंडीशन डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस तरह से रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि वह भूमि है जहाँ पे कम से कम वर्ष के 8 महीने तक नमी लगातार बनी रहे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आर्द्र भूमि की परिभाषा। अब हम जब रामसर रामसर बात कर रहे हैं तो ये क्या है भाई? रामसर एक शहर है ईरान का। तो रामसर में क्या हुआ था? रामसर में एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना गया। तो आप बोलोगे कि ये सम्मेलन किसके लिए हुआ था? बेशक हम जिसकी बात कर रहे हैं बार बार, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, उसकी बात हो रही है। तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, और लगातार उसमें संवर्धन यानी कि उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रामसर में एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन कहा गया 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। ठीक है, ये शहर कहाँ पे है? ईरान में है। कहाँ पे है ये शहर? यही लिखती हूँ, ये रामसर शहर की बात हो रही है। कहाँ है? ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। ठीक है, तो ईरान का अवेस्ता ग्रंथ जो हमारे ऋग्वैदिक काल से मिलता था, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो ईरान से संबंध है वो काफी प्राचीन है। खैर वो इतिहास की बात है, अभी पॉइंट पे आते हैं। तो चूंकि इसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है इसका? तो सबसे इसके कई सारे महत्व हैं। सबसे पहला महत्व तो ये है कि यह वन्य जीवों को, बर्ड्स को या एनिमल्स को ये ग्रास लैंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे घास स्थल के इकोसिस्टम डेवलप बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रवासी पक्षी का बहुत ज़्यादा संख्या में प्रवास करके आते हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहती है, पर्यावरण को शुद्ध करने में। यानी यदि एक सीमित, एक इतना बड़ा क्षेत्र का फॉरेस्ट एरिया है, उतना बड़ा क्षेत्र का वेटलैंड है, तो फॉरेस्ट के कंपेयर में ये 400 गुना ज़्यादा कार्बन को सिंक करता है। तो एनवायरनमेंट में कार्बन को सिंक करने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इसका एक कमी भी है कि यहाँ से चूंकि नमी की मात्रा हमेशा बनी रहती है, और नमी वाले स्थल से नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस भी रिलीज होते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ये बहुत ज़्यादा सिंक करता है। इस वजह से इसका पर्यावरण की गैसों के संतुलन को बनाए रखने, ग्रीन हाउस प्रभाव को संतुलित बनाए रखने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। उसके साथ साथ ही चूंकि नमी होती है तो वाटर फिल्टर होके ग्राउंड लेवल इनर सेक्शन में जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहता है। ठीक है, तो जो हम पेयजल या कृषि के लिए जल यूज करते हैं वो अधिकांशतः हम ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं, तो रिचार्ज करने का काम ये करते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमी में भी योगदान देते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्र में वेटलैंड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर बैंक होते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, और किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा खासा महत्व के होते हैं। तो इनके कई सारे महत्व होते हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, जलवायु परिवर्तन को लेके हो, या यदि बात करें सस्टेनेबल सिटीज़ की बात हो रही है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात हो रही है, तो सब जगह इनका रोल देखा जाता है। इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व की समस्या है। तो पूरे विश्व के देशों ने एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया 2 फरवरी 1971 को, कहाँ पे? रामसर शहर में। ठीक है, तो हर प्रति वर्ष इसके सम्मेलन होते हैं। बाकी जब हम भारत का
के संबंध में आर्द्र भूमि पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि विश्व में कितने हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, टॉप मोस्ट में भारत की क्या स्थिति है, टॉप मोस्ट कंट्री कौन है जिसके में ज़्यादा वेटलैंड्स है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रॉस्पेक्ट में बात करते हैं, तो थोड़ा सा भारत को लेके भी बात होती है। तो आर्द्र भूमि यदि हम भारत अपने देश में बात करें तो कुल 75 आर्द्र भूमि है वर्तमान तक। कुल कितनी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, WL का मतलब वेटलैंड, ठीक है, 75 वेटलैंड है। कहाँ पे, अपने देश भारत में। चूंकि भारत सरकार अपने देश का नाम भारत करने पे प्रयास कर रही है, तो हम भी भारत भारत ही प्रक्रिया में लाएंगे। अब इसके तहत उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसमें टोटल 10 आर्द्र भूमि है। कितने वेटलैंड्स है, 10 वेटलैंड्स है इन उत्तर प्रदेश। तो देश में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहाँ पे है, देश में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है 14 तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आर्द्र भूमि कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, और अब तक जितने आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है जो अपर गंगा सेक्टर में पड़ता है, नरौरा से ब्रिजघाट, जिसे ऊपरी गंगा नदी आर्द्र भूमि की संज्ञा दी गई है, वेटलैंड की संज्ञा दी गई है, इसकी बात कर रहे हैं हम। यानी फर्स्ट वेटलैंड उत्तर प्रदेश का कौन है, ऊपरी गंगा नदी। कहाँ से कहाँ तक, नरौरा से ब्रिजघाट तक। कहाँ से कहाँ तक, नरौरा से ब्रिजघाट तक। ठीक है। जब हम बात करेंगे नरौरा की, तो नरौरा कहाँ पे है, बुलंदशहर में है। कहाँ है, बुलंदशहर। यही भी हम छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको और दे देते हैं। क्या दे देते हैं कि जो बुलंदशहर है, ये नरौरा जो है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र एटॉमिक पावर प्लांट यहीं पर है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, नरौरा में। क्लियर है। अब तक यही है सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सब कुछ आप यही कह सकते हो। उसके बाद ब्रिजघाट की बात करते हैं। ब्रिजघाट कहाँ पे है, हापुड़ में है। कहाँ पे है, हापुड़ में। हापुड़, जिसे हापुड़ा भी आप कह सकते हो। और हापुड़ा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक, ये गंगा रिवर के किनारे पे है। गंगा रिवर के किधर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे है। तो इस सेक्टर में जो ऊपरी गंगा नदी से क्षेत्र है, इसे ऊपरी गंगा नदी आर्द्र भूमि कहा गया है और उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। लगभग 265 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। क्लियर है। अब इसे कब शामिल किया गया, 2005 में। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम आर्द्र भूमि कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी। कहाँ से कहाँ तक है, नरौरा से ब्रिजघाट तक। ब्रिजघाट कहाँ है, नरौरा कहाँ है। फिर उसके बाद कब इसको शामिल किया गया था, सन 2005 में। सबसे बड़ा कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी। तो कई सारे प्रश्न घुमा फिरा के बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बात करेंगे सबसे छोटा आर्द्र भूमि की, तो सबसे छोटा आर्द्र भूमि अब तक जितने शामिल किए गए हैं वो है सरसई नावर झील। कौन से है, सरसई नावर झील। ये शामिल किया गया 2019 में। कब शामिल किया गया, 2019 में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा आर्द्र भूमि यानी स्मॉलेस्ट वेटलैंड, क्लियर है। सरसई नवार, सरसई नवार कहाँ पे है, इटावा में। इटावा में ही चंबल रिवर आके मिलती है यमुना रिवर से। ये जो आप रिवर देख रहे हो ये गंगा रिवर है। कौन सी रिवर है, गंगा। और ये आप जो देख रहे हो ये यमुना रिवर है। और आप इससे परिचित भी हैं कि गंगा रिवर कहाँ से, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया को क्रॉस करते हुए ये बिहार में चली जाती है। ठीक है। तो कहाँ पे पहुंचा, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी राइट बैंक से कौन है, यमुना रिवर, जो प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना से ही आके मिलती है कौन सी नदी, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी इटावा में। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वेटलैंड बने रहते हैं। तो सरसई नवार कहाँ पे है, इटावा में है। ये सबसे छोटा आर्द्र भूमि है उत्तर प्रदेश का, जो 2019 में शामिल किया गया। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे नया आर्द्र भूमि कौन सा है, तो जस्ट इसके पड़ोस में चलेंगे, इसके पड़ोस में नहीं, पड़ोस में चलेंगे। 2020 में शामिल किया गया एक साल बाद, लेकिन हमको थोड़ा सा नॉर्थ में चलना पड़ेगा। सबसे नया आर्द्र भूमि है हैदरपुर आर्द्र भूमि।
ठीक है, कौन सा आर्द्र भूमि? हैदरपुर आर्द्र भूमि, जिसे शामिल किया गया 2021 में। 2021 में 2 वेटलैंड शामिल किए गए, एक बखीरा, दूसरा हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पे है? ये 2 राज्यों के संक्रमण क्षेत्र पे, सीमा क्षेत्र पे ये फैला हुआ है। फर्स्ट है मुरादाबाद और दूसरा है बिजनौर। कौन कौन सा है? मुरादाबाद को किसकी बात कर रहे हैं? हैदरपुर। मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बिजनौर, बिजनौर की बात करेंगे तो जब भी गंगा नदी की बात आती है तो हम बिजनौर चलते हैं, क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो मुरादाबाद और यानी पीतल नगरी और गंगा के प्रवेश के क्षेत्र में, राज्य जिले में कौन सा आर्द्र भूमि है? हैदरपुर आर्द्र भूमि, जो उत्तर प्रदेश का सबसे नया यानी 10वां 10th वेटलैंड्स है। क्लियर है? चलो, अब सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे नया की बात हो गई। अब बात करते हैं अन्य आर्द्र भूमियों की। तो अन्य आर्द्र भूमियों में कौन सा है? सरसई नवार, यहीं से चलते हैं हैदरपुर से। हैदरपुर के साउथ में आएंगे तो हैदरपुर के साउथ में आएंगे तो ऊपरी गंगा नदी, जिसके बारे में डिस्कशन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट साउथ में, साउथ वेस्ट की तरफ आएंगे तो सुर सरोवर। ठीक है, सुर सरोवर मैंने कहा था ना, आगरा मुगलों की बहुत लंबे समय तक राजधानी रही और उनको संगीत से बड़ा प्रेम था, तो आगरा को उन्होंने सुरों का क्या बना दिया? सरोवर बना दिया। तो सुर सरोवर ये बर्ड सेंचुरी भी है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है, हैदरपुर भी बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, क्योंकि जहां जहां वेटलैंड होते हैं वहां वहां ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम बनते हैं और उसकी वजह से प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थानिक और प्रवासी पक्षियों की पूरे भारत में लगभग 1300 संख्या है। पक्षी की वैरायटी की बात हो रही है, पक्षी की वैरायटी नहीं कहेंगे यहाँ पे, प्रजाति की। ठीक है, प्रजाति की बात हो रही है, जिसमें से लगभग 500 प्रजाति स्थानिक और प्रवासी मिला के उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। काफी अच्छा खासा वो संख्या, प्रजातियों की संख्या है। तो ये मैक्सिमम वेटलैंड्स जो है वो बर्ड सेंचुरी भी हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुर सरोवर कहाँ पे? आगरा। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा 2020 में शामिल किया गया इसको। नेक्स्ट है, जब हम चलेंगे सरसई नवार इटावा, ये भी हो गया है, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है, चंबल रिवर यहीं पे फ्लो होती है। नेक्स्ट है समन बर्ड सेंचुरी। समन, मैंने आपको कहा था कि मुख्य सामान खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मुख्य यानी मेन, तो मैनपुरी। कहाँ पे? इटावा के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा? मैनपुरी। ये वो क्षेत्र है, मुलायम सिंह का एरिया ये होता है ना, ये हम लोग हमेशा यहाँ से जीतते हैं चुनाव। तो समन मैनपुरी। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? समन बर्ड सेंचुरी या समन वेटलैंड कहाँ पे हो जाएगा? मैनपुरी में। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है नवाबगंज। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया था जब मैं बर्ड सेंचुरी पढ़ा रही थी, कि नवाब साहब को इस नवाबगंज का नाम होके चेंज करके चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी कर दिया गया। तो मैंने कहा था कि नवाब साहब को चांद देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो नाव पे बैठकर चलते हैं। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी या नवाबगंज वेटलैंड कहाँ पे है? उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। क्लियर? चलो, लखनऊ के पड़ोस में आता है उन्नाव, किधर? वेस्ट साइड में। फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो इसलिए हमने लखनऊ को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, और यहाँ पे कोई वेटलैंड है नहीं। ठीक, तो लखनऊ के नॉर्थ में चलेंगे तो हमको मिलेगा एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है हरदोई। क्या मिलेगा? हरदोई। यदि मैं ब्लू से लिखूं तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हरदोई में कौन सा बर्ड सेंचुरी है? और या इस बर्ड सेंचुरी को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है? सांडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया था, साड्डा सांडी बोलते हैं ना, सांडी, तो वैसे आपको बनाना है। ठीक, नेक्स्ट है लखनऊ के साउथ में चलेंगे तो आपको मिलेगा रायबरेली। तो मैंने कहा था कि सभी बड़े लोग जो अपने आगे राय लगाते हैं उपाधि, वो लोग राय उपाधि लगा के कहाँ चले गए? बरेली चले गए। तो समसपुर बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड्स कहाँ पे है? रायबरेली में है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है पार्वती अर्गा। मैंने कहा था कि पार्वती जब यूपी में आती हैं तो यूपी के लोगों की चरित्र इतनी अच्छी है, वो औरतों का इतना इज्जत करते हैं कि पार्वती जी के ऊपर इतना कीचड़ उछाले कि बेचारी गंदी हो गई, यानी गोंडा की बात हो रही है। तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड्स कहाँ पे है? गोंडा में। गोंडा, बहराइच इधर है और बहराइच के साउथ में क्या है? गोंडा है। ठीक है, अब गोंडा के बाद चलेंगे आपको इधर ईस्ट साइड, ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा? बखीरा।
ठीक है, तो मैंने कहा था कबीरा बखीरा ऐसे ट्रिक बनाने को। ठीक, तो कबीरा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में कौन सा वेटलैंड है, कौन सा वेटलैंड है, ये बर्ड सेंचुरी भी है, बखीरा बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड्स। ठीक है, अब देखो जरा कि सबसे पहला वेटलैंड है 2005 में, और सबसे आखिरी वेटलैंड है 2021 में। कौन सा, हैदरपुर, और 2021 में ही बखीरा को भी शामिल किया गया है, 2 वेटलैंड 2021 में, और 2020 में किसको शामिल किया गया है, सूर सरोवर आगरा को। और उसके बाद जितने भी वेटलैंड मिलेंगे सबको 2019 में शामिल किया गया, यानी कि सरसरी नवाब 2019, समन 2019, नवाबगंज 2019, और इधर चलेंगे सांडी 2019, समसपुर 2019, पार्ती अर्का 2019, बखीरा 2000, ये तो 2021 हो गया। अब इतनी हो गई। ठीक है, चलो देखो ये हो गया पूरा वेटलैंड उत्तर प्रदेश का। तो अब उत्तर प्रदेश से संबंधित वेटलैंड में जितने प्रश्न बनते थे उतने मैंने आपको बता दिया। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से, और किसको क्रॉस करके निकल जाती है, बलिया को। तो आप देखो जरा कि रिवर्स और इधर जिधर बारिश हो रही है तराई क्षेत्र में, जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है पूर्वी सेक्टर में, और बाकी रिवर के किनारे ही जितने, या इधर चंबल रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर, इन्हीं की बैंक पे ये बसे हुए हैं। तो अब यदि आपसे कोई नॉर्थ से साउथ ही पूछे, या इधर आपसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूछे, या कैसे भी करके पूछे, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं, मुझे ऐसा अनुमान है। और यदि कुछ छोटा हुआ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इतना मेहनत करते हैं, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी थोड़ा कर दिया करो, कम से कम कंप्लीट सेशन तो देखा करो। और उसमें आपको लगे कि क्या कमी है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यदि किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप बता सकते हो, क्योंकि चूँकि एग्जामिनेशन की जब बात होती है तो मेरे केवल पढ़ाने से एग्जाम नहीं निकलते हैं, एग्जाम बहुत सारे बुक पढ़ने से निकलते हैं, और साथ ही साथ रिवीजन करने से निकलते हैं, और डाउट क्लियर करने से भी निकलते हैं, और साथ में क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करते रहो और क्लास देखते रहो, और जो भी टॉपिक आपको इशू है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक करो, और यदि कोई प्रॉब्लम है तब भी इसको शेयर करो, और कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।